अहमदाबाद की गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बीती रात नमाज पढ़ने को लेकर हुए विवाद में कुछ विदेशी छात्र घायल हो गए। आरोप है कि हॉस्टल में नमाज पढ़ने का कुछ लोगों ने विरोध किया था, जिस पर नमाज पढ़ रहे छात्रों ने मारपीट शुरू कर दी। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा कि कुछ लोग हॉस्टल के गार्ड से वहां नमाज पढ़ने को लेकर एतराज जता रहे थे। इतने में नमाज पढ़ रहे एक छात्र ने बात कर रहे एक शख्स को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद हालात इतने बेकाबू हो गए कि हॉस्टल परिसर जंग के मैदान में तब्दील हो गया। हमले से गुस्साए दूसरे पक्ष के लोगों ने हॉस्टल परिसर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। गुस्साए लोगों ने पहले जमकर पत्थर बरसाए, साथ ही वहां खड़ी गाड़ियों को भी निशाना बनाते हुए उनमें जमकर तोड़फोड़ की। आरोप है कि हॉस्टल के कमरों में भी तोड़फोड़ की गई, जिसमें हॉस्टल का ए ब्लॉक भी शामिल है, जहां अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, सीरिया और अफ्रीकी देशों के छात्र रहकर पढ़ाई करते हैं। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में हुई इस घटना की खबर मिलते ही पुलिस की टीम भी वहां पहुंची, जिन्होंने किसी तरह से हालात को संभाला, साथ ही पत्थर बरसा रहे लोगों को वहां से खदेड़ दिया और हमले में घायल छात्रों को अस्पताल पहुंचाया। बताया गया कि इस हिंसा में 5 छात्र घायल हुए, जिनमें कुछ को गंभीर चोटें आईं। घायलों में 2 विदेशी छात्र भी बताए गए। इस बीच विदेशी छात्रों ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए। वहीं पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि पथराव और तोड़फोड़ करने वाले हॉस्टल के छात्र थे या बाहर से आए लोग थे। 5 विद्यार्थी हैं जो घायल हो चुके हैं। इस प्रकार की माहिती इंफॉर्मेशन जो है वो सामने आ रही है और अभी विद्यार्थियों का इलाज भी चल रहा है। लेकिन किस प्रकार से ये घटना हुई और कौन वो लोग थे जिन्होंने हमला किया, उसकी तपास अभी चल रही है। राज्य गृह मंत्री ने भी इस मामले में तपास के आदेश दे दिए हैं। पुलिस ने इस मामले में 20 से 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में हमला करने वालों में करीब 100 से ज्यादा लोग शामिल थे, जिन्होंने वहां रह रहे विदेशी छात्रों के कमरों में भी घुसकर तोड़फोड़ की और छात्रों के कमरे में रखे हर सामान को तोड़ दिया। गुस्साए लोगों के सामने जो भी आया उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। कमरे में रखे लैपटॉप, एसी, अलमारी, टेबल, दरवाजे, म्यूजिक सिस्टम सबको तोड़ दिया गया। जब पत्थर फेंकना शुरू हो गया, सब अंदर घुसे और जो स्टूडेंट्स थे ना, क्योंकि अंदर बाहर से पत्थर फेंक रहे थे, सब रूम्स के अंदर गए, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। सब हम अंदर गए और फिर वो लोग आगे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में जो कितने रूम खोला था या मतलब ताला नहीं लगा था, सबको तोड़ दिया था अंदर। पीड़ित विदेशी छात्रों ने कुछ लोगों पर चाकू से हमला करने का भी आरोप लगाया। ये मेरा रूम है, अब सिचुएशन देख, 2 लोग हॉस्पिटल जाते हैं, नाइफ भी यूज़ करने वो लोग, अभी आप देख रहे हैं, वो भी ब्लड भी है, पिक्चर भी है वो लोग से, सिचुएशन भी खराब है। इस हमले में 5 विदेशी छात्रों की हालत गंभीर होने का दावा भी किया गया। इधर को 5 स्टूडेंट का उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि एक अफ़गानिस्तान का है, एक श्रीलंका का है, 2 अफ्रीकन का है और एक उज्बेकिस्तान का है। वो सब अभी एसवीपी हॉस्पिटल का एडमिट है। वहीं हालात को देखते हुए गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने डीजीपी और पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक कर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। पुलिस ने इस घटना की जांच के लिए 9 टीमें बनाने का दावा किया, साथ ही इस बात का भरोसा भी दिया कि हमले में शामिल सभी आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कुछ लोगों की पहचान होने की भी पुलिस ने बात कही। पुलिस ने पीड़ितों से संयम बनाए रखने की अपील भी की। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ पुलिस कड़क कार्रवाई करेगी, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग जॉइंट कमिश्नर क्राइम ब्रांच करेंगे। एक आदमी का अभी तक मैं बता सकता हूं कि आइडेंटिफाई हो चुका है और बाकी लोगों की भी शिनाख्त कर ली जाएगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यहाँ कायदा व्यवस्था की जो स्थिति है पूर्ण अंडर कंट्रोल है, किसी को कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी कार्रवाई का भरोसा दिया। हम लोगों ने FIR करवाई है और सरकार ने भी इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया है, पुलिस ने भी लिया है, तपास चल रही है। इस बीच मामले पर गुजरात सरकार को घेरते हुए AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, कितने शर्म की बात है जब आपकी भक्ति और धार्मिक नारे तभी सामने आते हैं जब मुसलमान शांतिपूर्वक अपने धर्म का पालन करते हैं। जब आप मुसलमानों को देखकर बेवजह क्रोधित हो जाते हैं, ये सामूहिक कट्टरवाद नहीं तो क्या है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में एनडीए की रैली हुई। इस रैली में पीएम मोदी, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने मंच साझा किया। रैली में भारी भीड़ उमड़ी। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जहां इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा, वहीं तीसरे कार्यकाल में और बड़े फैसले लेने की बात कही। हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश और भी बड़े निर्णय लेगा। आप सब देखिए, ये संयोग देखिए
इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। इससे पहले रैली में कुछ लोग टावर पर चढ़ गए। पीएम ने उन लोगों से नीचे उतरने की अपील की। जरा पुलिस के लोग उनको नीचे उतारिए, नीचे उतारिए उनको। बिजली के तार है, आप क्या कर रहे हैं वहां? प्लीज कम डाउन। आपकी जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है। प्लीज नीचे आइए। आप मीडिया वालों ने आपकी फोटो ले ली है, आप नीचे आइए। मुंबई के शिवाजी पार्क में एक बार फिर इंडिया गठबंधन के नेता एक साथ मंच पर नजर आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर आयोजित रैली में विपक्ष के तमाम नेता मौजूद रहे। इस रैली में राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी, कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला, राज बब्बर, सचिन पायलट तो मौजूद रहे ही। इंडिया गठबंधन में शामिल कई दलों के नेता भी पहुंचे। शरद पवार, महबूबा मुफ्ती, एमके स्टालिन, आदित्य ठाकरे और आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज समेत कई नेता मंच पर एक साथ नजर आए। यूपी की अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट से गांधी परिवार ने दूरी बना ली है। खबर है कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अपनी इन परंपरागत सीटों से चुनाव नहीं लड़ेगा। यानी अमेठी और रायबरेली की परंपरागत सीट पर गांधी परिवार इस बार किसी और उम्मीदवार को मौका देगा, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। खबर है कि ना तो प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और ना ही राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी सिर्फ वायनाड लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, जिसके लिए पार्टी उनके नाम की घोषणा कर चुकी है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी में राहुल को स्मृति ईरानी के सामने हार का सामना करना पड़ा था, जबकि रायबरेली की सीट सोनिया गांधी जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन इस बार सोनिया गांधी राज्यसभा पहुंच गई हैं और अब खबर है कि राहुल और प्रियंका गांधी भी यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि इस बार इन दोनों सीटों पर पार्टी किसी और उम्मीदवार को मौका देगी। अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट से गांधी परिवार के दूरी बनाने की खबरों के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा। बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस को अभी से हार का डर सताने लगा है। साथ ही बीजेपी ने यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया। बीजेपी नेता अशोक पांडे ने कहा कि हार के डर से राहुल और सोनिया ने अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। हार के एक तो बरनाथ चले गए, माता जी हार के डर से राज्यसभा में चली गई और बहन जी डर के मारे निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश छोड़ जाएंगी। वहीं कांग्रेस नेता पुनीत पाठक ने राहुल और प्रियंका गांधी के यूपी से चुनाव नहीं लड़ने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। रायबरेली और अमेठी गांधी परिवार का घर है। वहाँ के लोग उनको अपने परिवार के सदस्य की तरह देखते हैं और निश्चित तौर पे राहुल जी और प्रियंका जी दोनों उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे। रायबरेली और अमेठी दोनों ही गांधी परिवार का गढ़ और पारंपरिक सीट रही हैं। इन सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार कौन होगा, फिलहाल इस पर सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार के सदस्यों को क्यों नहीं चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। इसके पीछे दोनों जगहों पर कांग्रेस की खिसकती जमीन और बीजेपी का बढ़ता जनादेश माना जा रहा है। अमेठी की बात करें तो कांग्रेस का वोट शेयर यहां लगातार घटता जा रहा है। साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 71% था। 5 साल बाद यानी 2014 में ये वोट शेयर घटकर 46% रह गया और 2019 में यानी पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर घटकर 43% रह गया। वहीं बीजेपी का अमेठी में वोट शेयर लगातार बढ़ रहा है। साल 2009 में अमेठी में बीजेपी का वोट शेयर महज 5% था, जो कि 2014 में बढ़कर 34% हो गया और 2019 में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 49% तक पहुंच गया और यही वो वक्त था जब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया। रायबरेली की बात करें तो 2019 में सोनिया गांधी जब वहां जीती थी तब कांग्रेस का वोट शेयर 55% था, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 38% था। लेकिन 3 साल बाद यूपी विधानसभा चुनाव में रायबरेली में कांग्रेस का वोट शेयर गिर गया। 2022 में कांग्रेस का विधानसभा चुनाव में वोट शेयर सिर्फ 12% रह गया, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 36% पर पहुंच गया और ऐसे में कहीं ना कहीं गांधी परिवार के लिए ये अब सेफ सीटें नहीं रह गई।
उधर मुंबई में रैली से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने न्याय संकल्प पदयात्रा निकाली। ये पदयात्रा दक्षिण मुंबई में मणि भवन से शुरू हुई और अगस्त क्रांति मैदान पर खत्म हुई, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत पार्टी के कई और नेता मौजूद रहे। पदयात्रा की अगुवाई खुद राहुल गांधी करते नजर आए, जबकि उनके पीछे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ मौजूद रही। यात्रा के दौरान राहुल और प्रियंका गांधी अपने हाथों में बैनर लेकर आगे बढ़ रहे थे, जबकि उनके पीछे मौजूद कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे। मणि भवन से शुरू हुई ये पदयात्रा अगस्त क्रांति मैदान तक चली, जहां 1942 में अंग्रेजों से भारत की आजादी के संघर्ष के दौरान भारत जोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। यात्रा के दौरान कभी देशभक्ति के गाने बज रहे थे तो कभी केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। राहुल की यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ी, लोगों की भीड़ जुटती गई। इस दौरान राहुल कभी हाथ हिलाकर तो कभी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते दिखाई दिए। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी की विचारधारा पर फिर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई दो पार्टियों के बीच नहीं बल्कि दो विचारधाराओं के बीच है, और इसके लिए उन्होंने लोगों से एकजुट होने की भी अपील की। राहुल गांधी ने कहा, हमारे देश में एक विचारधारा सत्ता के केंद्रीकरण में यकीन रखती है, जबकि दूसरी विचारधारा शिव की बारात की तरह है, जो सभी को एक साथ लेकर चलती है। और एक दूसरा तरीका है कि हिंदुस्तान को डिसेंट्रलाइज तरीके से हिंदुस्तान के सब लोगों को सुनकर चलाया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी ये लड़ाई उनके और नरेंद्र मोदी या फिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच नहीं है, बल्कि ये लड़ाई दो विचारों के बीच है। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि वो डरे नहीं, खासकर तब जब लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच हो। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी हैं। झारखंड की चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट ने 6 साल पुराने मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब किया है। कोर्ट ने उन्हें 27 मार्च को पेश होने को कहा है। 2018 में उन्होंने बीजेपी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद बीजेपी नेता प्रताप कटियार ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महादेव सट्टा ऐप मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उनके खिलाफ 120B, 34, 406, 420, 467 समेत अनेक धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एफआईआर में करोड़ों रुपए के लेन देन का भी आरोप है। लोकसभा चुनाव से पहले केसीआर की पार्टी बीआरएस को बड़ा झटका लगा है। बीआरएस के एमपी रंजीत रेड्डी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और कांग्रेस के टिकट पर चिविल्ला लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही जहां देश भर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गईं, वहीं महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि शिवसेना उद्धव गुट ने दावा किया कि सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है और जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। सीट शेयरिंग को लेकर आपने बोला कि ऑलमोस्ट पूरा फाइनल हो गया है। 1-2 दिन में मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि कल सीट शेयरिंग कल तक हो जाएगा, कल तक पूरी घोषणा हो जाएगा। दावा चाहे जो भी किया जा रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर तनातनी अब भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक महाविकास अघाड़ी के भीतर सीट बंटवारे का फॉर्मूला 20, 18, 10 का है, यानी कांग्रेस को 20 लोकसभा सीटें, शिवसेना उद्धव गुट को 18 और बाकी 10 सीटें शरद पवार की एनसीपी के लिए हैं। साथ ही प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ भी बातचीत जारी है। खबर है कि महाविकास अघाड़ी के बीच 10 सीटों को लेकर तनाव है। हालांकि महाविकास अघाड़ी के नेता जल्द ही विवाद हल करने का दावा कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 9वां समन जारी कर शराब नीति मामले में 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। साथ ही ईडी ने जल बोर्ड से जुड़े मामले में भी उन्हें समन जारी किया है, जिसमें 18 मार्च को केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी के इन दोनों समन पर आम आदमी पार्टी आग बबूला हो गई और मोदी सरकार पर विवादित बयान दे दिया। बिल्कुल साफ हो गया है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मोदी जी के गुंडे हैं। वो सिर्फ मोदी जी के विरोधियों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और अब मोदी जी चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को अपनी इस ईडी के माध्यम से, अपने इस गुंडे के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहिए। वहीं जल बोर्ड के समन को आतिशी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का प्लान बताया। ये मामला जल बोर्ड वाला है क्या, ये तो हम भी जानना चाहते हैं। ये किसी को नहीं पता कि ये मामला क्या है। ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी करने के लिए कोई बैकअप प्लान की शुरुआत हो रही है कि अगर इस मामले में नहीं गिरफ्तार कर पाए तो उस मामले में गिरफ्तार कर लेंगे। ईडी जल बोर्ड में नियमों को ताक पर रखकर टेंडर देने के मामले की जांच कर रही है, जिस पर केजरीवाल को समन जारी किया गया है।
आतिशी के केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर दिए विवादित बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने एक बार फिर केजरीवाल की सरकार को घोटालों की सरकार करार दिया और दावा किया कि अरविंद केजरीवाल जांच से बचने के लिए समन से भाग रहे हैं। मैं आतिशी जी को कहना चाहता हूं कि आपके दो मंत्री जेल में हैं, क्या बेल मिल रही है? वही शराब घोटाला है और उसी केस में अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा है, वो समन से भाग रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस तरह की बेबुनियाद बातें करते हुए। बीजेपी ने आतिशी के गिरफ्तारी के प्लान वाले बयान पर भी उन्हें घेरा। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है जो इंसानों का पानी पी गया और आतिशी जी कहते हैं हमें पता ही नहीं घोटाला क्या हुआ है। लग जाएगा पता जब ईडी के सामने सीबीआई के सामने पेश होना होगा और जब करोड़ों रुपए के तुम्हारे कागज तुम्हारे सामने रखे जाएंगे तो तुम्हें तो क्या, तुम्हारे बड़ों को भी इस घोटाले का पता चल जाएगा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि संवैधानिक पद पर रहते हुए केजरीवाल उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही हो गया हो, लेकिन इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रही माथापच्ची अब भी खत्म नहीं हुई है। बिहार में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई है और मामला इतना गंभीर हो गया है कि विपक्षी गठबंधन में शामिल सीपीआई-एमएल ने सहयोगी पार्टी आरजेडी को ही धमकी दे दी है। सीपीआई-एमएल ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बिहार में लोकसभा की सभी 40 सीटों के लिए जल्द बंटवारे की मांग की। साथ ही सीटों को लेकर तालमेल न बिठा पाने पर चिंता जाहिर की। यही नहीं, सीपीआई-एमएल ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया, जबकि सीपीआई ने भी एक की जगह 3 सीटों पर दावेदारी ठोक दी। सीपीआई ने बांका, बेगूसराय और मधुबनी सीट से लड़ने का फैसला किया, जबकि सूत्रों के मुताबिक बिहार में इंडिया गठबंधन ने सीटों का फॉर्मूला तय कर लिया है और सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। कहा जा रहा है कि इस फॉर्मूले के तहत आरजेडी 28 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, कांग्रेस 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, सीपीआई-एमएल को 2 और 1 सीट सीपीआई को दी जाएगी, जबकि जनाधार के अभाव में सीपीएम को कोई सीट नहीं मिलेगी। तो शायद यही वजह है कि लेफ्ट पार्टियां आग बबूला हो गई हैं और वो अपने ही गठबंधन सहयोगियों को धमकाने लगी हैं। महाराष्ट्र और बिहार के मौजूदा हालात बीजेपी के मिशन 400 प्लस की राह में रोड़ा अटकाते नजर आ रहे हैं। दोनों राज्यों के कुल 88 सीटों पर एनडीए में सीट बंटवारे का मामला अब भी फंसा हुआ है। बिहार और महाराष्ट्र के क्षत्रपों के ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की डिमांड से सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला तैयार नहीं हो पाया है। बात करें बिहार की तो यहाँ चाचा भतीजे यानी चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जारी साख की लड़ाई एनडीए के लिए परेशानी का सबब बन रही है। कहा जा रहा है कि एनडीए में बिहार की 40 सीटों में जेडीयू को 16 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। चिराग पासवान की एलजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि पशुपति पारस, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1-1 सीट मिलने का अनुमान है। लेकिन इस फॉर्मूले को न सिर्फ पशुपति पारस खारिज कर रहे हैं, बल्कि इससे उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं न कहीं नाराज बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति ऐसी बन गई है कि बीजेपी अपने बारे में सोचने के बजाय साथियों की समस्या सुलझाने में ही उलझ कर रह गई है, जबकि नीतीश कुमार ने कहा कि सीटों का बंटवारा बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन इन सबके बीच राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस तो बीजेपी को धमकी दे रहे हैं। पशुपति पारस एनडीए का दामन छोड़ने का इशारा कर चुके हैं। वो इशारों में कह चुके हैं कि अगर उनकी जगह चिराग को ज्यादा सीटें मिली तो वो एनडीए का साथ छोड़कर जाने के लिए स्वतंत्र हैं। और जब तक विधिवत लिस्ट की घोषणा नहीं होती है तब तक हम लोग उस लिस्ट का इंतजार करेंगे। घोषणा के बाद यदि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं, हमारा दरवाजा खुला हुआ, कहीं भी जाने के लिए हम। हालांकि पशुपति पारस अपनी ही पार्टी में टूट की चिंता से भी परेशान हैं। दरअसल उन्होंने अपनी पार्टी की शीर्ष कमेटी की दिल्ली में बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में उनके 2 सांसद नहीं पहुंचे। जो 2 सांसद पारस की बैठक से नदारद रहे, उनके चिराग पासवान के खेमे में चले जाने की चर्चा है। आपको बता दें कि पारस समेत 5 सांसद उनकी पार्टी में हैं, लेकिन जब पारस ही राजनीतिक वनवास काटने को मजबूर हो जाएंगे तो उनकी पार्टी बिखर जाएगी। यही वजह है कि पारस सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बीजेपी से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। बिहार की तरह महाराष्ट्र में एनडीए सीट बंटवारे के मुद्दे पर उलझी हुई है। हालांकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की ओर से दावा किया गया है कि गठबंधन ने करीब 80% सीटों पर मामला सुलझा लिया है। लेकिन सवाल उठता है कि बाकी 20% सीटों पर बात कब बनेगी। महाराष्ट्र में एनडीए के बीच अब तक जो फॉर्मूला सामने आया है उसके मुताबिक बीजेपी को 32 सीटें, शिवसेना शिंदे गुट को 12 सीटें और एनसीपी अजित पवार गुट को 4 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इस फॉर्मूले पर शिवसेना और एनसीपी अजित गुट पूरी तरह से तैयार नहीं है। ये दोनों ही ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से पेच फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना 13 और एनसीपी अजित पवार गुट 6 सीटें मांग रहा है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को 29 सीटों से संतोष करना पड़ेगा। लिहाजा बीजेपी नेताओं को ये फॉर्मूला पसंद नहीं आ रहा है।
यही नहीं, महाराष्ट्र की 48 में से 10 सीटें ऐसी हैं जहां तीनों पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी ठोक रही हैं। इस वजह से भी सीट शेयरिंग पर मोहर नहीं लग पा रही, जिससे कहीं न कहीं बीजेपी की चुनावी तैयारियों पर असर पड़ेगा। एक दिन पहले राजनीतिक दलों को दी गई चुनाव आयोग की नसीहत पर कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग की नसीहतों को प्रवचन करार दिया। उन्होंने चुनाव आयोग पर भेदभाव लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना, एक संवैधानिक संस्था है। जयराम रमेश ने यहां तक दावा किया कि चुनाव आयोग विपक्ष की सुनवाई नहीं करता। 10 महीने से ये संवैधानिक संस्था जो अपने आप को निष्पक्ष कहती है, उन्होंने विपक्ष पार्टियों से मिलने से इनकार किया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने सिर्फ विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या चुनाव आयोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ शिकायतों पर भी कार्रवाई करेगा। हिंदुस्तान में विपक्षी पार्टियां ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही हैं, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर धांधली के आरोप लग रहे हैं और ईवीएम से चुनाव कराने की मांग की जा रही है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान में ईवीएम से चुनाव कराने की मांग की है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान इमरान खान ने कहा कि अगर पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम होती तो चुनाव में ऐसा भ्रष्टाचार न होने पाता। इमरान खान ने कहा कि अगर आज ईवीएम होती तो 1 घंटे के अंदर मतदान में गड़बड़ियों के सारे मुद्दे सुलझा लिए जाते। इमरान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान का चुनाव आयोग, कुछ राजनीतिक दल और फौज ने पाकिस्तान में ईवीएम लाने की योजना को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान के चुनाव आयोग को घेरते हुए इमरान खान ने आम चुनाव में बड़ी धांधली का आरोप लगाया। इमरान खान ने जनता के जनादेश को चुराने वालों पर देशद्रोह की कार्रवाई करने की भी मांग की है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में 2 जून को वोटों की गिनती होगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के एक दिन बाद चुनाव आयोग ने कार्यक्रम में बदलाव किया है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में मतगणना 4 जून की जगह अब 2 जून को होगी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनावी चंदे से जुड़े नए आंकड़े साझा किए हैं। ये आंकड़े राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग को सीलबंद लिफाफे में सौंपे थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट में जमा किया गया था। बीजेपी को कुल 6,986 करोड़ और कांग्रेस को 1,334 करोड़ रुपए मिले हैं। बिहार में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। बिहार के एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर रोहिणी को उम्मीदवार घोषित करने की मांग की है। उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व नेता और बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। यूट्यूबर एल्विश यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। रेव पार्टी में सांप का जहर परोसने के मामले में पुलिस ने आज ही उनकी गिरफ्तारी की थी, क्योंकि फोरेंसिक जांच में इस बात का पता चला कि जिस जहर का नमूना लैब में परीक्षण के लिए भेजा गया था वो कोबरा का ही था और पिछले साल 2 नवंबर को नोएडा में हुई एक रेव पार्टी के लिए कोबरा के इसी जहर को लाया गया था। इसलिए जब एल्विश यादव अपने जवाब से नोएडा पुलिस को संतुष्ट नहीं कर पाए तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद नोएडा पुलिस की टीम ने एल्विश यादव को सूरजपुर कोर्ट में पेश किया। इस दौरान जब एल्विश यादव पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे तो वो बेफिक्र नजर आए, जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर एल्विश यादव को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित रहेगी। बड़ी बात यह है कि एल्विश खुद को लगातार निर्दोष बताते आए हैं, जबकि 2 नवंबर को हुई छापेमारी के दौरान पकड़े गए सपेरों ने पुलिस को बताया था कि एल्विश यादव के कहने पर पार्टियों के लिए सांप लाए जाते हैं। पुलिस ने सबूत के तौर पर आरोपियों के पास से 5 कोबरा सांप, 1 अजगर, 2 रेड सैंड बोआ सांप और 1 घोड़ा पछाड़ा सांप भी बरामद किया था। इस्लामोफोबिया के नाम पर पाकिस्तान और चीन ने एक बार फिर भारत को बदनाम करने की साजिश रची। दरअसल मुस्लिमों पर जुल्म करने वाले चीन की मदद से पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आया। पर भारत को बदनाम करने की सोची समझी साजिश के तहत अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाले इस्लामोफोबिया की आड़ में सीएए और राम मंदिर का भी जिक्र किया। लेकिन मजहबी कट्टरता के पैरोकार पाकिस्तान और धार्मिक आजादी छीनने वाले मुल्क चीन की इस साजिश का यूएन में भारत की राजदूत रुचिरा काम्बोज ने भंडाफोड़ कर दिया। रुचिरा काम्बोज ने सबसे पहले दोनों देशों, खासकर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। यही नहीं, जिस तरह चीन ने बौद्ध धर्म के मानने वालों पर अत्याचार किए, मुस्लिमों को डिटेंशन सेंटर में डाला, उन सबका उदाहरण देते हुए भारत ने पाकिस्तान और उसके आका को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। भारत ने यूएन में पाकिस्तान और चीन की जमकर धुलाई की, लेकिन ये दोनों मुल्क शायद ही अपनी हरकतों से बाज आए, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी समस्या भारत की तरक्की है, जिसे देखकर ये जल भुन रहे हैं।
समुद्र में एक बार फिर भारतीय नौसेना देवदूत बनकर आई और डाकुओं से जहाज को छुड़ा लिया। इस बार नौसेना ने 2 दिनों में 2 जहाजों को लुटेरों से आजाद कराया। इनमें से एक कार्रवाई में तो डाकुओं ने सेना पर गोलियां भी बरसाईं। पिछले साल दिसंबर में सोमालिया के लुटेरों ने माल्टा के जहाज को अगवा कर लिया था। अब वो इसका इस्तेमाल दूसरे जहाजों को लूटने के लिए करते थे, मगर 15 मार्च को भारतीय नौसेना ने उस जहाज को खोज निकाला। जहाज के करीब पहुंचने पर लुटेरों ने नेवी पर फायरिंग भी की, मगर सेना ने लुटेरों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। 2 दिन पहले 14 मार्च को भी अरब सागर में नौसेना का पराक्रम दिखा। कोयले से भरे बांग्लादेशी जहाज को नेवी ने लुटेरों से आजाद कराया। नेवी को जहाज के अगवा होने की सूचना मिली। फिर काफी खोजबीन के बाद 12 मार्च को जहाज की लोकेशन मिली। फिर क्रू के सदस्यों से संपर्क साधने की कोशिश की गई, मगर सामने से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद ऑपरेशन चलाया गया और 14 मार्च को जहाज मिल गया। 2024 में अब तक करीब 3 बार भारतीय नौसेना ने समुद्री डाकुओं से व्यापारिक जहाजों को बचाया है। साल 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से उनका परिवार दुखी था। लेकिन अब सिद्धू मूसेवाला के घर में किलकारियां गूंजी हैं। सिद्धू मूसेवाला के भाई का जन्म हुआ है। सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने 58 साल की उम्र में एक बेटे को जन्म दिया। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने बच्चे का चेहरा दिखाते हुए ये खुशखबरी सिद्धू मूसेवाला के फैंस के साथ शेयर की और सोशल मीडिया पर लिखा कि शुभदीप को चाहने वाले लाखों करोड़ों लोगों के आशीर्वाद से शुभदीप के छोटे भाई का जन्म हुआ है। इस पोस्ट पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। शुभदीप उर्फ सिद्धू मूसेवाला के फैंस तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि सिद्धू इज बैक, यानी हमारे सिद्धू लौट आए हैं। और ये सब कुछ IVF तकनीक से ही संभव हो पाया है, क्योंकि IVF तकनीक के जरिए ही चरण कौर 58 साल की उम्र में मां बन पाई हैं। दिल्ली में एम्स ने इतिहास रच दिया है। आपको पता है कि शरीर में 2 किडनी होती है, एक बाईं तरफ और दूसरी दाहिनी तरफ। लेकिन दिल्ली में एम्स के डॉक्टरों ने 51 साल की एक महिला में एक ही तरफ दोनों किडनी लगाकर इतिहास रच दिया। दरअसल 51 साल की ये महिला पिछले कई महीनों से एम्स में अपना इलाज करा रही थी। इसकी दोनों किडनी बेकार हो चुकी थी और महिला लगातार डायलिसिस पर चल रही थी। इस बीच एम्स ट्रॉमा सेंटर में 78 साल की एक बुजुर्ग महिला को एडमिट कराया गया, जो सीढ़ियों से गिर गई थी। लेकिन उस महिला की जान नहीं बचाई जा सकी और उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। महिला के परिवार वालों ने अंगदान का फैसला किया। महिला की उम्र बहुत ज्यादा होने की वजह से डॉक्टर्स का मानना था कि उनकी एक किडनी किसी को लगाने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक किडनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही थी। इसलिए 19 दिसंबर 2023 को 78 वर्ष की बुजुर्ग महिला की दोनों किडनीज निकाली गईं। 21 दिसंबर को एम्स के डॉक्टरों ने डायलिसिस पर चल रही 51 साल की महिला में दाहिनी तरफ एक साथ दोनों किडनी लगा दी। आमतौर पर अंग प्रत्यारोपण के लिए कई मरीज सालों तक वेटिंग लिस्ट में रहते हैं। ऐसे में डॉक्टर किडनी बेकार नहीं करना चाहते थे, तो ये तरकीब आजमा कर देखी गई। अब महिला ठीक है, उसके शरीर में दोनों किडनी दाहिनी तरफ लगी हुई है और ठीक काम कर रही है। आइसलैंड में बीते दिनों आए भूकंप के बाद अब ज्वालामुखी विस्फोट ने दहशत पैदा कर दी है। ज्वालामुखी फटने के बाद लावा पूरे इलाके में फैल गया, साथ ही आसमान में धुएं का लाल गुबार भी देखने को मिला। आइसलैंड के रेक्सेंस प्रायद्वीप में शनिवार को भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। हेलीकॉप्टर से लिए गए वीडियो में लावा जमीन को चीरकर दूर दूर तक फैलता नजर आया। बताया जा रहा है कि ज्वालामुखी फटने से जमीन के अंदर 2.9 किलोमीटर लंबी दरार बन गई है, जिसके अंदर से प्रति सेकंड लगभग 100 से 200 क्यूबिक मीटर लावा निकलने लगा। वहीं हेलीकॉप्टर से लिए गए एक दूसरे वीडियो में दिखा कि लावा जमीन से निकला और फिर पूरे इलाके में फैल गया। बताया जा रहा है कि ज्वालामुखी का लावा ग्रिंडाविक शहर तक पहुंच गया, जिसको देखते हुए आइसलैंड में आपातकाल लगा दिया गया और पूरे शहर को खाली करा लिया गया। सोना आपकी त्वचा को वायु प्रदूषण से बचा सकता है। साइंस जर्नल एल्सेवियर में प्रकाशित एक ताजा रिसर्च में दावा किया गया है कि अगर सौंदर्य प्रसाधनों में सोने का रोजाना इस्तेमाल किया जाए तो सोने के सूक्ष्म कण PM 2.5 और PM 10 जैसे प्रदूषकों को त्वचा पर टिकने नहीं देते। सोने के नैनो कणों से लैस सौंदर्य उत्पाद त्वचा की कोशिकाओं को प्रदूषण से बचाते हैं। सोने के नैनो कण त्वचा का रूखापन खत्म करते हैं, जिससे छिद्रों में नमी बनी रहती है। स्वर्ण के नैनो कण कई कोशिकाओं का निर्माण करने में भी सक्षम है। कोलेजन प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया तेज होने से त्वचा का लचीलापन बढ़ता है। इतना ही नहीं, सोना सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणों और धूम्रपान से त्वचा पर पड़ने वाले असर को भी कम कर सकता है।